आजादी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आप यहाँ कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। और हमारी किसी गलती पे उनको भी थप्पड़ मारने में कोई गुरेज नहीं होता था। और आप दादा और दादी से इसको अलग रख रहे हैं, जिसको हम लोग ज्ञान का घड़ा कहते हैं। जी, बिल्कुल। 6 वर्ष तक के बच्चे का जो न्यूरॉन बनता है और 11 वर्ष आते आते जो न्यूरॉन यानी ज्ञान का घड़ा जो ठोस होता जाता है, आवारा आपने बनाया। तब क्या हुआ था, जब उसके सामने आप खैनी लगाते थे, उसके सामने सिगरेट पीते थे, कमरे में माँ अलग मोबाइल चलाती है, पिता अलग चलाते हैं और बच्चे अलग चलाते हैं। कमरों से सीखो। जिस तकिए पर तुम मस्तक रखते हो, वो तकिया संदेश देता है कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा सर ऊंचा हो। वो दीवार पर टना हुआ कैलेंडर, वो चीख चीख के कहता है कि समय बदल रहा है, तुम कब बदलोगे। अरे वाह। वो चादर जिस पर तुम सोते हो, वो चादर मैसेज देता है कि सोने से पहले तुम मुझे झाड़ते हो। अपने भीतर का अवगुण और अपनी कमजोरी कब झाड़ कर बाहर करोगे। वो दरवाजा मैसेज देता है कि बाहर निकलो, दक्ष जैसे संस्थान तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है, वहां जुड़ो, आज नहीं तो कभी नहीं। मुझे एक चीज याद है, मैं बाबू खोड़ा हूं। मेरे विद्यालय का एक बच्चा। नमस्कार, मैं संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने मोटिवेशन बिहार 1 चैनल में। ये जो एपिसोड हम लोगों ने पॉडकास्ट का शुरू किया है, जिसमें जो शहर की जो नामी ग्रामी हस्तियां आपके सामने आ रही है, उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन का स्तर ऊंचा किया है, किस तरीके से अपने जीवन में खुशहाली और सफलता का गूंज जो है वो चारों तरफ फैलाया है। ये हमारा एक मेन प्रयोजन था कि ये जो चीज़ें हैं वो आम लोगों तक पहुँचे, वो जाने कि अपने शहर में रहते हुए हम किस तरीके से जो कहते हैं ना सफलता की ऊंचाई और शिखर को हासिल कर सकते हैं। और इसी क्रम में हर रोज एक नए गेस्ट से आपकी मुलाकात होती है, जिन्होंने मतलब अपने अदम्य साहस, अपने अदम्य कौशल से सफलता की उस ऊंचाई को छुआ है, जो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आज जो हमारे गेस्ट हैं, आज आप उनसे मिलकर ना मतलब खुश हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे। उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो चरित्र है, वो मतलब इतना स्ट्रांग है, इतना ताकतवर है कि आज ये ट्रांसलेट होगा। जब वो अपने शब्दों में आपके सामने अपने बारे में कहेंगे, तो आपको लगेगा कि ना मतलब आपके पूरे अंग अंग में ना एक नई ताजगी, एक नई रुमानी आ गई। सर के बारे में क्या कहूँ, अगर मैं कुछ कहूंगा तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे सूर्य को दिया दिखाया जा रहा है। एक छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है कि ज्ञान जो है वो सफलता की कुंजी होती है। ज्ञान एक व्यक्ति को व्यावसायिक रूप से और पर्सनल रूप से सफल बनाने के लिए एक बहुत जरूरी, एक अभिन्न अंग होता है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन पे ये ज्ञान जो शब्द है ना, लगता है उन्हीं के लिए बनाया गया है। ये एक शिक्षक है, एक कमाल के शिक्षक है, सरकारी विद्यालय में शिक्षक है। और जो बच्चों के लिए जो इनका समर्पण है, ये समर्पण तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे एक भक्त भगवान के लिए समर्पित होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये बच्चों के लिए समर्पित है। शिक्षक होने के साथ साथ ये एक कमाल के होस्ट, एक कमाल के उद्घोषक है। मुजफ्फरपुर या बिहार में कोई भी बड़ा प्रोग्राम नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का होता है, कोई भी बड़ा गेस्ट अगर अपने शहर या पटना या आसपास के कहीं पे भी रीजन में अगर आते हैं, तो वहां पे एक ही होस्ट को खोजा जाता है। वो है हमारे आज के गेस्ट सतीश सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके इस रचनात्मक प्रयास को मैं साधुवाद करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस रूप में भी जाता हूँ, जैसे भी मिलता हूँ, आपके व्यक्तित्व का भी कायल हूँ। मैं आपको जानता हूँ और आपने ये जो क्रम प्रारंभ किया है, ये क्रम आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपका आभार, आपके मतलब मुख से ये शब्द निकले और ये हमारे लिए ना प्रेरणा का स्रोत बन गया। सर, ये हमारे दर्शकों के लिए एक कमाल की अनुभूति होगी अगर सर अपने ही शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन दे। वैसे सर के बोलने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं अपने इंट्रोडक्शन के दौरान में मिस कर गया था। सर एक बहुत अच्छे राइटर भी है, एक बहुत अच्छे एडिटर भी है। खुद से मतलब इनकी जो लेखनी है वो तो कमाल है ही है। संकलन का काम भी जब ये करते हैं, जो एडिटिंग का काम भी करते हैं, तो वो भी बहुत मतलब एक मील के पत्थर के रूप में साबित होता है। सर ने अभी तक शायद 16 किताबें सर की प्रकाशित हो चुकी है।
और किसी भी किताब की 10,000 से कम प्रतियां नहीं बीती है। और जब आप सर अपने शब्दों में ये बताएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। सर प्लीज। जी, मैं डॉक्टर सतीश कुमार साथी, डॉक्टर, मैं एकेडमिक डॉक्टर हूँ। मेरे पीएचडी का विषय हिंदी में ही है कि 21वीं सदी की हिंदी कहानी और मानवीय संवेदनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण। और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति की संवेदना बची हो तब व्यक्ति बचा है। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। और इसी क्रम को मैंने शिक्षा के साथ जोड़ा है। मुझे गर्व है कि मैं शिक्षक हूँ, सरकारी स्कूल का शिक्षक हूँ, पूर्वी चंपारण में शिक्षक हूँ। 12 वर्षों से मैं बच्चों के साथ पठन पाठन से जुड़ा हूँ, लेखन करता हूँ। लेकिन जो मजा वर्ग कक्ष में है, जो मजा बच्चों के साथ उनके साथ गांव में घूमने में है, वो मजा किसी काम में नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक वाकया। मैं पिछले 12 वर्षों से जो काम करते आ रहा हूँ, हर 10 दिन 15 दिन के गैप पर मैं विद्यालय के बाद अपना बैग किसी बच्चे के घर पे रखता हूँ और संध्या 5:30-6 बजे से लेकर रात के 9:30-10 बजे तक मैं अपने पोषक क्षेत्र में जो गांव हैं, जितने गांव हैं, उन सभी घरों में बच्चों के घर जाता हूँ। वाह। वहां जाकर उनकी पढ़ाई, उनकी रूटीन, उनकी दिनचर्या, वो कपड़े कहाँ रखते हैं, अपने किताब कहाँ रखते हैं, मैं इसकी व्यक्तिगत जांच करता हूँ, अभिभावकों से मिलता हूँ। और इसका लाभ ये है कि न सिर्फ बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, बल्कि उनमें अनुशासन भी है। वो कहते हैं ना, अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन। बिल्कुल तो सर। उनको अपने ऊपर शासन करना भी आ चुका है। और जो अंतिम घर होता है, रात्रि 10 बजा और 10 बजते ही जो अंतिम घर होता है, मैं उसी घर में भोजन करता हूँ और सो जाता हूँ। बहुत कमाल का सर। आपका ये प्रयास मतलब जरूर उनकी जिंदगी में ना एक मतलब कमाल का जो है ना मतलब प्रयास के रूप में साबित होगा। वो आपको देखेंगे, नजदीक से समझेंगे और वो आपका अनुकूलन करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली उनमें ये जो चेंज है, शिक्षक के नाते तो आपने सर बहुत कमाल का बदलाव किया है। आपके बच्चों के बारे में जानता हूँ कि उनमें क्या परिवर्तन आया है, उनमें जो नॉलेज जिस तरीके से इनकलकेट हुआ है, वो अक्सर आपसे बातचीत के दौरान में पता चलता है। सर एक कमाल का इंसिडेंट जब भी आपके साथ मतलब मिलने का मौका मिला है, आपने ये सुनाया है, वो जो ज्योग्राफी के क्लास में एक स्टूडेंट के बारे में जोड़ने की बात। जी, जोड़ने की बात। देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आज समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वह है लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ जुड़ना। जैसे आपका ये चैनल, आपने आज मुझे बुलाया, जी जी, तो मैं तो आभारी हूँ, ऋणी हो गया आपका। सर आपने जोड़ा मुझे और अपने के साथ आप अन्य लोगों के साथ मुझे जोड़ने का अवसर दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है जुड़ना। परिणाम तो बदलते रहेंगे, परिणाम आते जी रहेंगे, बिल्कुल पक्ष और विपक्ष होता रहेगा, बिल्कुल। लेकिन जुड़ना महत्वपूर्ण है। और जुड़ने का जो प्रसंग है कि एक वर्ग में, एक कमरे में भारत का नक्शा 50 टुकड़ों में फाड़ कर नीचे फेंका हुआ। बिहार कहीं, बंगाल कहीं, पंजाब कहीं, दिल्ली कहीं, कश्मीर कहीं, हरियाणा कहीं, पूरा भारत अस्त व्यस्त। 50 टुकड़ों में फटा भारत जमीन पर है। एक ज्योग्राफी की समझ रखने वाले, मानचित्र की दिशाओं के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति उस 50 टुकड़ों में फटे भारत को जोड़ने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटे के बाद भी 50 टुकड़ों में फटा भारत वो जोड़ नहीं पाते। दूर खड़ा दक्ष का एक बच्चा देखता है, मुस्कुराता और कहता है कि महोदय, जिस टूटे भारत को 2 मिनट में जोड़ा जा सकता था, आपने 2 घंटे लगा दिए। उस शिक्षक को आश्चर्य होता है कि भाई ज्योग्राफी मैं जानता हूं, मानचित्र की समझ मुझे है, 2 घंटे से परेशान हूं और ये कह रहा है कि 2 मिनट में होगा। करोगे कैसे? बोला, आप कमरे से बाहर जाइए, मैं भारत जोड़ कर लाता हूं। वो महोदय कमरे से बाहर जाते हैं। 2 मिनट के बाद वो दक्ष का अनुशासित बच्चा भारत जोड़ कर लाता है। वो शिक्षक आश्चर्य से पूछते हैं, किया कैसे? बोला, बड़ा आसान था। इस भारत के नक्शे के पीछे, इसके पीठ पर आदमी की तस्वीर थी, इंसान की तस्वीर थी। मैंने आदमी को जोड़ना शुरू किया, भारत अपने आप जुट गया। कमाल सर, कमाल। ये जो प्रेरक प्रसंग है ना, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर आज उनको ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो आगे चलकर हमारे देश का विखंडन हो ही नहीं सकता। हमारा देश वैसे भी पूरी दुनिया में जिस तरीके के से चित्रित किया गया है और जिस तरीके से उसका चित्रण है, वो बिल्कुल उसी तरीके से और गौरवान्वित होता रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकेगा इसको। सर इतना बारीक समझ
इतना बारीक ज्ञान और उसे इतने खूबसूरत शब्दों में कैसे व्यक्त कर पाते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी जो चीज है वह है मानवीय संवेदना। आपको महसूस करना होगा। हर व्यक्ति का दो पक्ष है। एक पक्ष है जो दिखता है और एक पक्ष होता है जो हम दिखाते हैं। जी जी बिल्कुल अब दिखाने के लिए मुखौटे लगाना, वो प्रश्नवाचक चिन्ह को बुलाना है। सही आप पूर्ण विराम की तलाश कीजिए ना। मुझे लगता है कि जब आपके भीतर संवेदना होगी, आप चीजों को महसूस कर सकेंगे, तब आप अच्छे से उसको अभिव्यक्ति दे पाएंगे और लोग आपसे जुड़ जाएंगे। तो महसूस करना महत्वपूर्ण है। आज हम महसूस करना छोड़ दिए। हमारे साथ आजादमी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आप यहाँ कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया इतना जहर हमारे आपके बीच है और इसको संवेदना कम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले महसूस करना हम शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा। सर, इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोग जहां अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम पागल के जैसा दौड़े जा रहे हैं इस कंडीशन में ये मानवीय संवेदना आएगी कैसे? बहुत बहुत गंभीर। मुझे लगता है कि शायद ये जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, ये प्रश्न उठाने वाले लोग ही नहीं हैं। ये प्रश्न उठना चाहिए कि आज के भौतिकवादी युग में जहां केवल मतलब अपने लिए है, वहां एक सूत्र होना चाहिए, नॉट मी बट यू। और ये सूत्र जब तक नहीं होगा, आज मोबाइल के जमाने में हम सोशल मीडिया के बटन दबाने के लिए उंगलियां हमारी एकदम फुर्सत में है, जी जी बिल्कुल, मगर मेरा हाथ किसी के चरण स्पर्श के लिए बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये विषय है काम करने का। और जब तक इस पे हम काम नहीं करेंगे, हमें परिणाम नहीं प्राप्त होगा। एक कमरे में माँ अलग मोबाइल चलाती है, पिता अलग चलाते हैं और बच्चे अलग चलाते हैं, तो फिर भौतिकवादिता का असर वहां दिखता है, फिर संवेदना शून्य हो जाती है। जी जी तो मुझे लगता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में और लोग को शामिल होना चाहिए और तब जाकर बेहतर समय लगेंगे। जी जी आसान नहीं है ये करना। ये एक दिन में बिल्कुल नहीं बदलने वाला है, इसके लिए समय लेकिन लगेगा। जब समय मिलेंगे और समय के साथ हम अपने आप को जोड़ लेंगे तो परिणाम तो आएगा। देखिए, यही कारण है हमारे ये पॉडकास्ट चैनल शुरू करने का, जहाँ पे जो ये हमारे जो पर्सनालिटीज आएंगे, अपने शब्दों में जो समाज की आज की जो जो समस्याएं हैं, जिसकी वजह से विखंडन हो रहा है, जो मानवीय संवेदनाएं हैं जो शून्य हो रही है, उसको समझना है, उसके प्रॉब्लम्स को पहले समझना है। जब ये प्रॉब्लम समझ में आना चालू होगा, तभी हम लोग उसके लिए ना एक नियोजित उसका हल ढूंढ पाएंगे, और जब नियोजित हल ढूंढ पाएंगे तो नतीजा सबके सामने आएगा ही, चीजें अच्छी बन जाएंगी। सर, याद है जब हमारे बचपन में मतलब सिर्फ अपना परिवार नहीं हुआ करता था, माँ पिता नहीं हुआ करते थे, हमारा अपना फैमिली भी बहुत बड़ा हुआ करता था। साथ में जो हमारे आसपास के जो लोग होते थे, वो भी चाचा चाची होते थे, और हमारे किसी गलती पे उनको भी थप्पड़ मारने में कोई गुरेज नहीं होता था। और शायद यही कारण था कि हम लोग ज्यादा डिसिप्लिन थे। अगर आज में भी, आज के डेट में भी हमारे अंदर ये स्वाभाविक गुण है, तो इसी समाज की देन है, और उसी जो मतलब जो एक मिला हुआ एक पुरजोर हमारा समाज था, उसने हमें मतलब मजबूती से जोड़ के रखा हुआ था। सही बात, बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, वो दिन याद कीजिए जब हम सड़क पर खेल रहे होते थे और दूर से देखते थे कि गांव के कोई बाबा चच्चा, वो अपने हो ना हो, बगल के हो, पड़ोस के हो, तो उनको देखकर भी डर के भाग जाते थे। जी जी, सड़कें खाली हो जाती थी। हमारी गलतियों पर चौक चौराहों पर टोकने वाले लोग हुआ करते थे। वो चाचा, वो बाबा, वो एक जुड़ाव जो था, प्रेम जो अधिकार था, आज आप टोक कर देख लो। आज उन बच्चों की गलतियों पर, मैं तो सरकारी शिक्षक हूँ, ढेर सारी मेरे साथ बाध्यता है, एक अनुशासन में काम करना है, लेकिन अगर किसी बच्चे को मारना तो है ही नहीं, वो मारना भी नहीं चाहिए, बच्चों को समझाकर जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को, कई ऐसी घटनाएं, वीडियो आप देखते होंगे, अगर आप किसी शिक्षक ने डांट भी दिया तो अभिभावक बिना विषय समझे उनसे विवाद करने चले जाते हैं। ये चीजें जो खत्म हो रही है, अधिकार दीजिए, बिल्कुल, डांटने का अधिकार, तुम कहने का अधिकार, ये व्यक्ति को, व्यक्तित्व को गढ़ने में बनाता है। हम कहते हैं ना कि पर्सनालिटी का सूत्र क्या है, मैं कहता हूँ D+C=P, डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस इक्वल टू पर्सनालिटी। अनुशासन जोड़ आत्मविश्वास बराबर होता है व्यक्तित्व। सही बात। और ये बनाना है तो फिर से हमें पीछे लौटना होगा। वो चौक चौराहों की डांट, वो आस पड़ोस के रिलेशन, उसकी मधुरता को स्वीकारना होगा
और इसमें बड़ी भूमिका हमारे माता और पिता की है कि आप समझे कि अगर आपके बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण के लिए कोई कुछ कह रहा हो तो उसको स्वीकार करना सीखिए, स्वीकार कीजिए। बिल्कुल। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एक और सामाजिक बाध्यता आज के डेट में आ गई है सर। जो कहते हैं ना कि फैमिली को चलाने के लिए पिता को बाहर निकलना पड़ता है, साथ-साथ माँ को भी बाहर निकलना पड़ रहा है। बच्चे अकेले घर में रह रहे हैं, अब जॉइंट फैमिली पहले के जैसा रहा नहीं। तो बच्चे अब जो कुछ सीख रहे हैं, ये सोशल मीडिया और मोबाइल के ज़रिए सीख रहे हैं। और ये हमें ना आजकल बहुत सारी चीप चीज़ें जो कहना है हमारे सामने परोस रहे हैं। और ये कहीं न कहीं हमारे जो मतलब जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उससे हमें दूर ले जा रहा है, जो हमारे जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जी। उनसे दूर लेके जा रहा है। पहले हमारे स्कूल में हमारे सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था मोरल साइंस। नैतिक बच्चों वैल्यू पर। को नैतिक ज्ञान सिखाया जाता था स्टैंडर्ड 4th-5th तक, और वही गढ़ होता है। ये पंचतंत्र की कहानियाँ आदि बिल्कुल। क्यों बच्चों को पढ़ाई जाती थी? ताकि उनका जो मौलिक विकास हो सके, वो अच्छे और बुरे में भेद कर सके, और तभी जो थी वो चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। आज ये सब नहीं हो पा रहा। परिवार में भी बच्चों को उतना ज़्यादा समय अपने माता-पिता से नहीं मिल पाता। दादा-दादी और जी, जी। चाचा-चाची तो अब रहे ही नहीं। तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब ये परिवार का जो बंधन क्या होता है, सामाजिक बंधन क्या होता है। अगर कोई आपको हक से डाँटता है, तो वो आप पे हक समझ रहा है। ये नहीं कि वो आपको ना मतलब नीचा दिखाने या छोटा महसूस कराने के लिए ये डाँट करा रहा है। तो इन चीज़ों की कमी हो गई है। तो सर, इस जो दूरी है, इस डिस्टेंस को कैसे पाटा जाएगा? जब हमारी ज़रूरतें भी हावी हैं, उसे भी पूरा करना है और सामाजिक मूल्यों को भी बरकरार रखना है। सही क्या बात। करना चाहिए सर हमें? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है। सामाजिक मूल्य को बरकरार रखने के लिए, नैतिक मूल्य को बचा कर रखने के लिए, वो दिन थे जब अ, विषयों में नैतिक मूल्य की किताब हुआ करती थी। उसमें ज्ञान की कहानियाँ हुआ करती थी और वो कहानी हमें व्यक्तित्व बनाने में सहायक हुआ करती थी। आज पैसों की दौड़ में माँ भी कमा रही है, पिता भी कमा रहे हैं। स्कूल से लौट कर आने वाला बच्चा घर का गेट खुद खोल रहा और वो अपना भोजन निकालकर खुद से खा रहा। ठीक है, बुराई नहीं है, लेकिन वो माँ और पिता जो उससे अलग हैं, उनके साथ जो ममत्व, जो अपनत्व होना चाहिए, उसकी कमी। कितने पैसे चाहिए? जी, बिल्कुल। पैसे की दौड़ में आप संबंधों को प्रश्नवाचक में खड़ा कर दिए। अब प्रश्न है कि ये सुधरेगा कैसे? ये सुधरेगा कैसे? ये आखिर फिर से हम पीछे कैसे जाएंगे? फिर से वो परंपराएं कैसे आएंगी? अगर हम यहाँ बोल दे कि माता और पिता में कोई एक नौकरी करे, तो आपके चैनल पर ढेर सारे मैसेज आने चलेंगे। तो विरोधी आदमी है तो कह रहा है कि काम नहीं करो। सही मैं बात है। नहीं कह रहा, आप माता और पिता काम करें, लेकिन माता और पिता काम करने के साथ एक प्रश्न जरूर अपने आप एक दूसरे से करें कि उस बच्चे का क्या दोष है जो 6 साल, 12 साल और 15 साल का बच्चा है, जिसको पूरा समय आपको देना है, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। आप दादा और दादी से इसको अलग रख रहे हैं, साथ में नहीं रख रहे हैं। दादा दादी की कहानियां, नानी की कहानियां वो गुम हो गई, उनको छोड़े उनके साथ फ्री, उनको घुलने दें, उनको थोड़ा अपने आप में सोच विकसित करने के लिए संबंधों के साथ जीने दें, सही तब बात हम है। पीछे आ पाएंगे। नहीं तो पैसे तो ढेर सारे कमा लेंगे, फिर वही होगा जो कोरोना में हुआ कि ऑनलाइन श्राद्ध कर दिया जाएगा। वो कराहता हुआ पिता जब अपने पुत्र को फोन करेगा कि बेटा कब आओगे, तो बेटा कहेगा कि पेटीएम कर देता हूं, पैसा भेज रहा हूं, ऑफिस से फुर्सत नहीं मिली। लानत है ऐसी नौकरी पर जहां पुत्र और पुत्री बाहर है, पिता की कड़ाह और दर्द की संवेदना नहीं जुड़ी है। ऐसे पैसे क्या करना? सही। इसलिए माता और पिता को समझौता तो करना पड़ेगा, बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ भोजन करना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी होगी, तब कुछ हो सकता है। इस पे एक प्रश्न है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है सर। आज जो पढ़ाई-लिखाई, बच्चों के अपब्रिंगिंग में जो खर्चे लगते हैं, वो हम सब भली-भाँति समझ रहे हैं। ठीक बात। अ, ये पेरेंट्स का एक सवाल बन सकता है ना कि चाहते तो हम भी हैं कि अपने बच्चों के साथ समय लगाएँ। हम्म। उनको जो पैसे कहाँ से हाँ, आए? उन ये बिल्कुल, हाँ, उनकी फंडामेंटल और जो बेसिक नीड्स को समझे, उन्हें मोरल वैल्यूज़ समझाएँ। ठीक बात। लेकिन इनको करने के चक्कर में जो उनकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है, जिसके लिए जो उनकी बुनियादी पढ़ाई और एक एक्सपोज़र लेता हुआ एक माइंडसेट डेवलप कराना है, तो ठीक, उनको वैसी जगह पे लेके जाना होगा बहुत और सुंदर। उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक बात। देखिए, 10-12 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, एक टाइम बनाएंगे ना आप कि ठीक है उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजना है,
अच्छी बात है, पैसे चाहिए, आप व्यवस्था में लगे। लेकिन वो जो बचपन, मैं राज्य प्रशिक्षक हूँ, बिहार सरकार के शिक्षकों को प्रशिक्षित करता हूँ, कई कार्यक्रमों का प्रशिक्षक हूँ, राज्य प्रशिक्षक के रूप में काम करता हूँ। और चहक का प्रशिक्षण देते हुए मैंने शिक्षकों को बताया था, अभिभावकों के साथ बात किया था कि बच्चे का जो न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन बनने दे, वो न्यूरॉन जिसको हम लोग ज्ञान का घड़ा कहते हैं, जी, बिल्कुल। 6 वर्ष तक के बच्चे का जो न्यूरॉन बनता है और 11 वर्ष आते आते जो न्यूरॉन यानी ज्ञान का घड़ा जो ठोस होता जाता है। आप बच्चे को प्रेम देंगे, वो प्रेम देगा। आप उसको गले लगाएंगे, वो गले लगाएगा। आप उसको डांट के कहेंगे जाके बैठ, वो सहेगा, मन में एक चित्र बनाएगा। और 11 साल पूरा होने के बाद जब उसका न्यूरॉन जिस रूप में स्वीकार किया है, जब वो काम करेगा और वही बच्चा जब पलट कर जवाब देगा, तो आप कहेंगे ये तो बदतमीज हो गया ना, आपने बना दिया। वो बदतमीज नहीं है। आप अपने बच्चे के सामने खैनी का डब्बा निकालते हैं, सिगरेट निकालते हैं और सिगरेट पीते हैं, और वही बच्चा जब 12-14 साल का होता है और कोई कहता है कि आपका बच्चा तो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, आप कहते हैं ये संगत में आवारा हो गया ना, आवारा आपने बनाया है। तब क्या हुआ था, जब उसके सामने आप खैनी लगाते थे, उसके सामने सिगरेट पीते थे, तब आपको ये समझ नहीं आई कि इसका न्यूरॉन कैसा बन रहा हो। आप पैसे कमाइए ना, आप बच्चे को भेजिए, आप देश के किसी कोने में पढ़ने के कामयाब होने के लिए भेजिए, बिल्कुल भेजना चाहिए। लेकिन उसके न्यूरॉन बनने तक, उसके 6 से 11 और 12 साल की अवधि तक तो समझौता करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका प्लेटफॉर्म खुलेगा। मैट्रिक के बाद तो खुलता है, लेकिन तब तक तो आपको समझौता करना पड़ेगा। तब तक मत खाए पनीर की सब्जियां, 2 सब्जी मत खाए। आप दाल थोड़ी पतली पी लेना, तो आप दिखाने में कि मेरा पर्दा महंगा होगा, मेरा डोरवेल अच्छा होगा, वो फुटमैट जो होंगे उस पर वेलकम लिखा होगा। इस दौर में, इस अंधी दौर में आप रिश्तों को खराब कर रहे हैं। आप पहले उसको न्यूरॉन पे काम करें और उसको दुनिया के किसी देश में भेजे, उसका संस्कार खराब नहीं होगा, वो चरण छुएगा। आज घुटनों पे लोग प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम कौन करता है साहब? ये जिम्मेवार माता और पिता है। तो आप, मैं फिर दोहराता हूं, उसे कामयाब बनाए। कामयाब बनाने के लिए पैसे चाहिए, खूब पैसे कमाएं, मदर फादर मिलकर कमाएं, सुबह 10 से 5 कमाएं, पार्ट टाइम रात में भी कुछ काम कर ले, लेकिन उसके न्यूरॉन की रक्षा करें, उसके ज्ञान की रक्षा करें। क्या साइंटिफिक तरीके से सर ने आपने समझाया। ये सवाल अक्सर हमारे सामने में आता है, और कि ये कैसे मतलब बच्चों को ये मौलिक ज्ञान दिया जाए, ये जो मोरल वैल्यूज दिया जाए, और इस पे कई बार कई सारे जवाब मिले भी हैं, लेकिन इतने साइंटिफिक तरीके से जो ये बात समझाई गई है कि बच्चों के न्यूरॉन को डेवलप होने दीजिए, उनका जो ज्ञान का जो मतलब चक्षु है वो तो पहले खुल जाने दीजिए, फिर उनके लिए जितना कमाना है ये कमाइए। सुना रहा हूँ, मुझे एक चीज याद है, मैं भावुक हो रहा हूँ। मेरे विद्यालय का एक बच्चा, और जब मैं उसके बुद्धि को देखता हूँ ना, इतना ब्रिलियंट बच्चा है। उसके परिवार बहुत गरीब है, माने बहुत गरीब है, सामान्य रूप से वो उसको बहुत सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर की उतावलेपन को देखकर मैं उसे खूब प्रोत्साहित करता हूँ। तो एक दृश्य वो देखता हूँ, और दूसरा दृश्य, मैं नाम क्या लूं, विवाद में आ जाऊंगा, शहर में जब अपने मित्रों के बीच जाता हूं, उन रईस दोस्तों के घर जाता हूं, दोस्त नहीं, दोस्त तो फ्रेंडशिप इज द मेडिसिन ऑफ लाइफ में दोस्त नहीं कह सकता, परिचित कह सकता हूं। और जब देखता हूं कि उसका बच्चा दौड़ता हुआ आता है और माँ और पिता की गोद में बैठकर उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, तब डांट कर, चलो बैठो, अभी लोग आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब? मुझे खुश करने के लिए आप उस नादान की समझ पर एक कड़ा प्रहार कर रहे हैं शब्दों का, वो लौटाएगा आपको। आप जिंदा दिली के साथ जीते हुए पहले उनको अपनाइए। जब तक आप आलिंगन स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक भावनाओं के शब्द स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक मस्तक चूमने की परिभाषा को स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने को है साहब। और आप फिर दोस्त देंगे समय खराब है, किस्मत खराब है, कुछ नहीं खराब है, आप खराब है, आपकी सोच खराब। इतना प्रखर और इतना सीधा स्पष्ट तौर पे बोलना सर, ये तभी संभव हो पाता है जब चीजों को एकदम बारीक तरीके से आप देखते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं। आज मैं ना पूरे हिम्मत से, पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग इस जो पॉडकास्ट चैनल के इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब क्यों जरूरी है बच्चों को सही तरीके का परवरिश देना,
उनके न्यूरॉन्स को अगर आप सही तरीके से डेवलप नहीं करेंगे, उनको आलिंगन नहीं देंगे, उनको गले नहीं लगाएंगे, तो आप ये भूल जाइए कि आप एक सही पर्सनालिटी को विकसित कर रहे हैं। उनको पहले पर्सनालिटी बनाने वाले गुण के साथ तो उनको समावेश कराइए। सर, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। Thank you. और आज मैं इस कैमरे पे ये सामने से कहना चाहता हूँ कि बच्चे और आप लोग आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत चीजों की उपलब्धता है, आप जब रील्स वगैरह देखना चालू करते हैं, आप 30-30 सेकंड पे चीजों को बदल देते हैं। आज आप हमारे इस एपिसोड को, इस हमारे प्रोग्राम को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप सबल हो जाएंगे। और जो सफलता की जो नींव आज आप अपने चरित्र में डालेंगे, वो आपको कहां से कहां तक ले जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप जो मतलब ये जो इतनी जो बारीक एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, आप किताबों का संकलन भी करते हैं, इस विषय पे एक बुक क्यों नहीं लिखते सर? मतलब जब हाथों हाथ ये बुक पहुंचेगा, हर पेरेंट को ये बात समझ में आएगी कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे उनका अपब्रिंगिंग करना है, किस तरीके से। मेरी योजना भी है। अभी आप रील्स की बात कर रहे थे, मैं किताबों पे आता हूँ। 1 मिनट मैं जोड़ रहा हूँ। जी सर। मैं प्रत्येक वर्ष अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव डॉक्टर राजनारायण नायर सर, जिनके कारण मैं बिहार विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, राज्यपाल से स्वर्ण पदक प्राप्त किया, मैं उनकी स्मृति में साहित्य सेवा सम्मान करता हूँ। इस बार 2025 का जो मैं साहित्य सेवा सम्मान किया, हर साल एक वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मानित करता हूँ, 11 विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मान देता हूँ। उसमें मैंने असाइनमेंट का विषय बच्चों के लिए रखा था, रील्स में फंसा जीवन। और पूरे शहर भर से मेरे पास 960 असाइनमेंट आए थे। वाह। मैं एक एक को बारीकी से पढ़ता हूँ, 4-5 महीने समय देता हूँ मैं इस काम में। और उसमें जो टॉप करते हैं उनको मैं छोटी सी राशि देता हूँ, एक स्कॉलरशिप की राशि देता हूँ, एक शर्त के साथ देता हूँ। उन पेरेंट्स को शर्त रखता हूँ कि इस पैसे का करना क्या है। और शर्त होता है कि इस पैसे से केवल किताब खरीदनी है, आपको उसके मन की किताब खरीदनी है, घर में छोटी लाइब्रेरी खोलनी है। रील्स में फंसा जीवन पर जब मैंने बच्चों से इस बार लिखवाया, यही विषय दिया था। संदीप जी, मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो पांडुलिपियां हैं, मैं इस पर काम कर रहा हूँ अभी। जब बच्चे ने लिखा कि मैं रील इसलिए देखती हूँ कि मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मैं रील इसलिए देखती हूँ क्योंकि माँ के पास मेरे लिए समय नहीं है, मैं रील्स इसलिए देखती हूँ कि मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। और वो काम, मैं उन चीजों को कैसे एक संग्रह का रूप दूं, मैं इस पर काम कर रहा हूं। जो मेरी किताबें प्रकाशित अब तक हुई हैं, दुखन की लड़ाई, जिस पर मुझे बिहार राष्ट्रभाषा पुरस्कार बिहार सरकार से प्राप्त है। बिहार राष्ट्रभाषा से पुरस्कृत दुखन की लड़ाई, दुखन कोई और नहीं, मेरे गांव के दाऊद बाबा हैं, जिनको कैसे संघर्ष करना पड़ा है इंदिरा आवास या अन्य योजनाओं के लिए, मैंने उसको कहानी का रूप दिया। दुखन की लड़ाई, मैं जिन चीजों को देखता हूं, मेरी सबसे चर्चित किताब 5215 से चकिया है। जिस ट्रेन से यात्रा करके मैं पिछले 12 वर्षों से पूर्वी चंपारण के चकिया जाता हूं, उस ट्रेन को मैंने जिया कैसे है। 17 अध्याय 17 सत्य हैं। उस ट्रेन की यात्रा को मैंने यात्रा संस्मरण का रूप दिया। 5215 ट्रेन का नंबर है। जी, 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 और आधे लोग मेरे विरोधी हो गए क्योंकि उसमें सत्य लिखा हुआ था। वो ट्रेन का फेयर, वो ट्रेन का विवाद, वो भुजा वाली, वो चाय वाला, वो शिक्षकों और अन्य कर्मियों की ट्रेन की यात्रा के साथ लगता प्रश्न चिन्ह, मैंने सबको कटघरे में खड़े किया। जो मैंने देखा, जो जिया, मैंने उसको लिखा। प्रेरक कथाओं का संग्रह मीठा भात, धर्म अनेक बातें एक, मैं उन्हीं विषयों को टच करता हूं। मैं किताबें लिखकर कोरम, मैं कई किताबों का संपादन किया हूं। इस शहर के कई चर्चित कवि लेखक हैं जिनके किताबों का संपादन करने का मुझे अवसर मिला। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन मैं कोरम नहीं करता कि चलो लिख लेना है, कर लेना है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक संकलन पे काम कर रहा हूं। शहर में जितने संगठन काम करते हैं, कुछ दिन पहले मैंने मुजफ्फरपुर शिखर सम्मान का कार्यक्रम किया था और वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली। सबने कहा शिखर सम्मान किसको दे रहे हैं, शहर में मैं टॉप हूं, मैं शिखर पे हूं। मैंने कहा मैं ऐसे किसी व्यक्ति को सम्मानित नहीं करने जा रहा, क्योंकि शिखर पर पहुंचाने में जो नीचे तबके के लोगों ने आपकी मदद की है, कार्यकर्ता ने, मैं उसको सम्मानित करूं। तो मैं अभी संगठनों के रूप में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, वैसे 25 व्यक्तित्वों का संकलन निकाला हूं, आपका भी नाम उसमें। सर आवाज, तो मैं आपको दशकों से जान रहा हूं, आपके काम को मैं जान रहा हूं, जिस तरीके से आप रचनात्मक पहल करते हैं और आप चिंता और चिंतन दोनों के साथ जुड़े हुए। किसको पड़ी है आज, किस रावण का हाथ मरोड़,
किस रावण का हाथ मरोड़ू, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतना राम कहां से लाऊं। लेकिन आप राम बनाए ना बनाए, लेकिन राम के सूत्र को समाज में स्थापित कैसे करें, ये तो प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो मैं जो किताबें तैयार करता हूं, जो किताबों पर काम करता हूं, उस किताबों में वास्तविकता हो, मैं इसकी पहली प्राथमिकता रखता हूं। अभी भी मैं संकलन पे काम कर रहा हूं, और वो शहर के उन लोगों को दिखावे का काम नहीं, जो बड़े हैं वो तो हैं, बड़े होने के इनके प्रकार में भी लोग अपनाते हैं। मुझे जमीनी हकीकत पसंद है, और मेरी किताब का विषय भी वही होता है। बहुत खूब सर, मतलब आपके ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी का तो मैं वैसे भी फैन हूँ। और अगर इस तरीके से किताबें लिखनी है जो वास्तविकता को टच करते हुए जा रही है, तो उसके लिए कमाल का ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, और आप इसमें माहिर है, उसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी सर जी। लेकिन आपकी एक पर्सनालिटी की जो विशेषता है कि आप एक कमाल के होस्ट, कमाल के उद्घोषक है। जैसा हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था कि अगर शहर में कोई भी बड़ा प्रोग्राम, सिर्फ शहर की बात नहीं कर रहे सर, बिहार में कोई भी बड़ा प्रोग्राम अगर होता है तो होस्ट के रूप में जो सबसे पहला जो चित्रण होता है वो सतीश सर का होता है। सर ये शिक्षक और ये जो होस्ट, ये जर्नी कैसे सर मतलब आपने पाटा? जी, ये मंच संचालन और कार्यक्रमों का आयोजन, ये दोनों मेरी रुचि का विषय है। मैं मंच संचालन का काम लगभग मुझे लगता है कि मैं इंटर बीए पार्ट 1 में था तब से कर रहा हूँ, और शहर के कई कार्यक्रमों का संचालन करता रहा, धीरे धीरे स्थापित हुआ। आप जानते होंगे या खुशी भी होगी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कई कार्यक्रमों का मंच संचालन किया हुआ जी। और देश भर में जितने सेलिब्रिटी हैं, मैथिली ठाकुर, अभी शालिनी दुबे आई थी, या अभी जो भी हो, मुझे अच्छा अवसर मिलता है, मैं करता हूँ। मंच संचालन करते हुए सबसे बड़ी बात कि अगर मैं कार्यक्रम के आयोजन मंडल में हूँ और आयोजक हूँ, जैसे अगर मैं खुद कार्यक्रम का जो आयोजन करता हूँ तो मैं खुद आयोजन भी करता हूँ और संचालन भी करता हूँ। जी बिल्कुल। अगर मैंने निर्धारित समय रखा है कि यह उद्घाटन 12:21 पर होना है, तो ये प्रोग्राम तो 12:21 में पे होगा, चीफ गेस्ट आए या ना आए। अगर ये समापन का समय 11:38 है तो 11:38 में राष्ट्रगान होना है। एक उदाहरण देता हूं अभी तुरंत 31 जुलाई को हम लोगों ने इस शहर के होटल में मुजफ्फरपुर शिखर सम्मान किया था, जिसकी मैं चर्चा की। जी जी। उद्घाटन का समय था 11:21 और हमारे चीफ गेस्ट एक प्रशासनिक पदाधिकारी भी थे। बिल्कुल उनकी कोई गलती नहीं थी, वो जाम में थे, लगातार कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन उनके आने में विलंब हुआ। हम लोगों ने 11:21 में कार्यक्रम को उद्घाटित कर दिया। उद्घाटन के बाद वो कार्यक्रम को ज्वाइन किए, वो जानते थे मेरे नेचर को, और समापन जो था उस समापन, तो ये मैं इसलिए करता हूँ कि शिक्षक भी हूँ, साहित्यकार भी हूँ, आयोजक हूँ। जब समय प्रतिबद्धता नहीं है, अब देखिए कई कार्यक्रम में क्या होता है कि अच्छा मुख्य अतिथि आ रहे हैं, उनके आने में 1 घंटा लेट हुआ, 1 घंटा तक लोग बैठे हुए हैं, फिर जिनको आपने कार्ड देके सम्मान के साथ बुलाया है उनका कोई अहमियत नहीं। जी जी बिल्कुल। तो मैं मंच संचालन करते हुए और कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक के रूप में मैं समय और कार्यक्रम का जो रूपरेखा है, उद्देश्य है, संदीप जी, व्यक्ति प्रधान नहीं होता, उद्देश्य प्रधान होता है। सही बात। जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको अगर व्यक्तियों से थोड़ा समझौता भी करना पड़े तो कर ले, बाद में हाथ जोड़ लेंगे कि सर आपके आने में विलंब हो रहा था, मुझे ये शुरू करना पड़ा। मुझे फक्र हो रहा है सुनाते हुए, मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। माननीय सुरेश शर्मा जी तब नगर विकास मंत्री थे, मुझे बहुत मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, और उनको हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन के आना था। वो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले आ गए, तो लोगों ने पूछा, और वो बहुत स्नेह देते हैं, बहुत, मुझे लगता है कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ कि सुरेश शर्मा जी मतलब कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और शहर हजारों लोग को रोटी उनसे मिलती है, नौकरी करते हैं। तो 10 मिनट पहले आकर बैठ गए, तो उन्होंने, किसी ने पूछा कि अपने पहले आ गए, तो बोले अच्छा बताएंगे। और जब वो भाषण देने गए तो उन्होंने कहा कि सतीश का प्रोग्राम है, हमको मालूम है कि समय पर करता है, अगर विलंब होगा तो उद्घाटन हो जाएगा। तो यह चीज इसकी अच्छी चीज है, मैं इसको प्रोत्साहित करने के लिए समय से पहले रहता हूँ। ये बड़प्पन उनका है, और बड़ी बड़प्पन है जी। सर ये इतना अनुशासन जो आप मेंटेन कर पाते हैं, ये तो मतलब बहुत कमाल की चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर कभी कभी आपको तो जो आयोजक होंगे उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ती होगी। साहब यहाँ टच कर दिया, बिल्कुल। अब
होता क्या है कि अब भैया हम पहले जब अगर आपसे साथ बात हो रही है कि ठीक है आपको कार्यक्रम में आना है, संचालन करना है, तो मैं स्पष्ट पूछता हूँ कि केवल संचालन करना है या कार्यक्रम के स्वरूप में भी मेरा हस्तक्षेप होगा? तो नहीं नहीं, मंच पूरा आपको देखना है। तब मैं उनको पहले कहता हूँ कि कार्यक्रम के दिन मैं आपको नहीं पहचानूंगा। आप कार्यक्रम के मेन हो, अच्छे रूप में आप हो, सब ठीक है, लेकिन पहले तय कर दे आप उद्देश्य। जो उद्देश्य तय कर दिया मैं इसी पे काम करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 11th आवर में आकर मंच पर किसी तरह की कोई बदलाव, ये ठीक है, बदलाव अच्छी चीज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कार्यक्रम के उद्देश्य को आप प्रभावित करेंगे तो मैं वहां रोकता हूं, उनको भी रोकता हूं, नहीं जी मानता जी उनकी बिल्कुल। बात। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानूंगा, आपका ये बात नहीं चलेगा। तत्क्षण वो नाराज होते हैं, बाद में जब कार्यक्रम संपन्न होता है, उनकी थकान दूर होती है, तो तब उन्हें कहते हैं कि समझ सर नहीं, आपने आपने बिल्कुल सही सही। कहा, आपने अच्छा ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। जी जी हमारे साथ भी जी जब आपने एक प्रोग्राम किया था, तो जो हमारे साथी थे उन्होंने जी बीच में कुछ हस्तक्षेप करने की जी कोशिश करी थी, बिल्कुल। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि या, मैं जानता था, तो मैंने जैसे ही वो आया मैं उनका हाथ पकड़ के लेके चला गया सही कि सही है। सर हाँ, की याद है मुझे टाइमिंग और वाक्य, सर हाँ का बिल्कुल। अनुशासन वो एकदम, वो इससे कोई समझौता नहीं करते। जी 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 सर एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, ये प्रोग्राम संचालन और ये जो आप होस्ट हैं, ये तो बहुत कमाल के हैं, वो हर कोई जानता है। शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आपको मंच संचालन करते हुए नहीं देखा हो। जी। जो प्रखरता, जो मतलब कमाल के शब्द का जो संचय है आपका, जब आप वो करते हैं तो आपके मुख से ये और कमाल लगता है। मतलब इतने जो नए नए शब्द ये आपके मुख से इतने नियमित कैसे लगते हैं सर? अ, कोई सोचते होंगे ना, कोई देखते होंगे अच्छा सतीश जी आए, चलो डॉक्टर सतीश कुमार साथी एकदम मन संचालन कर रहे हैं, वो उसके पीछे एक रात चले जाएं। और मेरी एक अच्छी लाइब्रेरी है रामदयालु में, जहाँ मेरा अपना अध्ययन केंद्र है। मैं जमीन पर आज भी सोता हूँ, किताबों के बीच रहता हूँ, और मैं इसके लिए अध्ययन करता हूँ। जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के हिसाब से उसकी पृष्ठभूमि मैं तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं एक्सटेम्पोर्ड भी हूँ, मैं अभी मैं संचालन करने के तैयार हूँ अपने आप को, लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम है उस तरह के अध्ययन, पहला ये, और दूसरा उन व्यक्तित्वों को समझना, अपने अनुसार देखना। कि अब जैसे कि अब अगर मुझे संदीप जी को बुलाना पड़े और हो कि संदीप जी को मंच पर अब वक्ता के रूप में बुलाना, तो संदीप जी का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व इतना मजबूत, इतना प्रगाढ़ और इतना सशक्त है कि उसके लिए शब्द कम पड़ जाए। नित नूतन उन्नति करे, नित नूतन उन्नति करे, हरदम रहे उदार, पथ प्रगति का पल पल पावे संदीप जी हर समय हर पल। तो ये शब्दों के चयन के लिए हमको सामने वाले के व्यक्ति का व्यक्तित्व भी देखना पड़ता है, और फिर माँ का आशीर्वाद, गुरु की कृपा है कि वो शब्द बन जाते हैं। मुझे कभी कभी मंचों पर शेर लिखना पड़ता है, मंचों पर श्लोक तैयार करना पड़ता है। अब वो जो बोलकर हटे, मुझे कोई क्यों खोजेगा अगर मैं सामान्य हो जाऊं तो। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जितने देर वो वक्ता के रूप में होते हैं, मैं ऑडियंस से भी उनके तापमान को, उनके चेहरे को पढ़ता हूँ कि ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और अगर कोई सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे होंगे, और वक्ताओं के बीच की बातों का मैं कोटेशन लिखता हूँ और फिर कुछ बनाकर सामने देता हूँ, यानी अपने आप को सक्रिय रखता हूँ, तब ये हो पाता जी जी, मैंने पर्सनली आपको देखा है, हमेशा जब भी आप मंच पे रहते हैं तो आपके हाथ में कलम और है। कागज रहती रहती है, जी जी और उसपे कुछ ना कुछ लिखता आप लिखते ही रहते हैं। और इसी वजह से आपके जो भाषा में इतनी सरलता, मतलब कठिन कठिन शब्द इतने सरल और नियमित तौर पे जी जी निकल के आते हैं। तब सवाल तो आपसे पूछने के नहीं, लिए इतने सारे हैं कि पूछिए ही मत। एक और बात जानना चाहता हूँ सर, बेसिकली जो अभी आपने कहा कि मतलब नित्य नियमित अध्ययन करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। ये शिक्षक होने के नाते तो ये हम लोगों के जी जी स्वभाव में ही शामिल हो गया है। बच्चे उतना पढ़े ना पढ़े, लेकिन हम लोग हर रोज़ पढ़ते हैं, और हर रोज़ जब हम क्लास में जाते हैं तो कुछ नया तरीका लेके जाते हैं। जी, और अगर नया तरीका ना दूँ, तो आपने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें खोजेगा कौन? कौन खोजेगा, सही हमें बात। खोजेगा कौन अगर हम साधारण हो जाए तो? तो इसलिए लगातार पढ़ना ही पड़ता है, बिल्कुल। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़िए और उसको आसान से आसान शब्दों में कहने का तरीका ढूँढिए। हम्म, सर बच्चों को ये पता नहीं होता, मतलब उनको लगता है कि सिर्फ शिक्षक आते हैं उनको सिखा के चले जाते हैं, लेकिन बच्चे जितना सिखाते हैं क्लास में एक शिक्षक को, वो कमाल है। मतलब कई बार अगर कोई कमजोर बच्चा मतलब कुछ आसान सा चीज, साधारण सा चीज आपसे पूछ देता है जी जी, और बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझता, ठीक बात, बहुत तो अच्छा। उस समय जो आप एक क्या नया करते तरीका लेके आते हैं ना, वो आपकी पर्सनालिटी में एक जो कहते हैं ना कि एक हैं, रचनात्मक ठीक बात, परिवर्तन होता है, और आप एक नया तरीका सीख जाते हैं आसान शब्दों में कहने का। एकदम सही है। मेरा अनुभव भी है कि जब आप वर्ग कक्ष में जाते हैं तो
अब मेरे बच्चे तो गांव के बच्चे हैं, देहात के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, देखिए बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों को। वो हमने उनको दिया याद करने के लिए, होमवर्क चेक किया, फेयर कॉपी चेक किया। अब याद अगर एक वर्ग में 40 बच्चे हैं तो 12, 15, 17 बच्चे ऐसे हैं जो इन्हें याद नहीं होता, जी तो जी 40 जो याद करेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ से याद ही नहीं होता, तो मैं इसके लिए रचनात्मक पहल करता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, जी 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 बिल्कुल। जैसे अगर मैंने बच्चों को कहा कि तुमको याद करके आना कि व्हाट इज एयर, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, विभिन्न गैसों के मिश्रण को हवा कहते हैं। अब जो अच्छे बच्चे हैं, रेगुलर हैं, तेज हैं, वो तो रट लिए। अब जिनको नहीं आता तो मैं इसके लिए रचनात्मकता का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे भी छठ है ना, अब मैं परिभाषाओं को गीतों पर ढालता हूँ। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, अभी छठ है तो छठ में ना, मारे बौरे सुग बाधनो ससे, अब परिभाषा देख लीजिए, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, विभिन्न गैसों के मिश्रण को हवा, विभिन्न गैसों का मिश्रण हवा। अरे वाह वाह वाह। ये तरीका जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं अटेंडेंस छूट जाए बाद में वो अलग बात है, इस तरीके के साथ उन बच्चों को जोड़ता हूँ, गवाता हूँ, खूब गाता हूँ और परिभाषाएं खूब याद करते हैं, फेयर को भी खूब सुंदर बनाते हैं और रिजल्ट सामने होता हाँ बिल्कुल, और ये तो हमेशा के लिए मतलब बच्चों के दिमाग में सेट हो जाएगा। है। जी जी, मतलब वो चीज जो वो बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी रूप में अगर किसी डेफिनेशन एकदम को प्रस्तुत क्षेत्रीय किया गीत, एकदम एकदम वो क्षेत्रीय छठ हो, तीज हो, विवाह गीत हो, तमाम चीजों पर मैंने उन चीजों को तैयार करके रखा है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं अध्ययन करता हूँ, जो सिलेबस मुझे पढ़ाने हैं उनकी पूरी सेट किताब मैं घर पे रखता हूँ। जी बिल्कुल। 2 अध्याय आगे मैं खुद अपने आप को तैयार रखता हूँ, ताकि बच्चे जब हमसे प्रश्न करें तो उसको परिभाषा में देना है, परिभाषा को गीतों में देना है, इसको अपने आप से तैयार रखता हूँ। सही सही, ये बहुत रचनात्मक पहल है सर। एक और चीज अभी नोटिस करी है सर, मतलब सरकारी स्कूल का नाम आते ही पता नहीं क्यों जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको लगता है कि मतलब जो पढ़ाई है उस स्तर की नहीं हो पा रही। जी, लेकिन आज मतलब जो आपको देख रहे हैं, जो आपको समझ रहे हैं, आप जिस तरीके से क्लास में बच्चों को लेते हैं, साथ ही साथ मैंने कई सारे और नए नए शिक्षकों को देखा है कि वो जो क्लास में जिस तरीके से प्रस्तुति दे रहा है, जिस तरीके से चीज़ों का प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो वहाँ पे मतलब कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति है। और शायद आगे आने वाले समय में मतलब हम देखने को मिलेगा कि मतलब जो बच्चे यहाँ से निकल के आएंगे वो एकदम बराबर के होंगे, पैरेलल होंगे, शायद उनसे बढ़ के होंगे। सबसे पहले तो हमको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग अभी भी यही सोचते हैं कि सरकारी स्कूल मतलब कोड़म कूड़ा, सरकारी स्कूल मतलब मध्याह्न भोजन। होगा, गड़बड़ी कहाँ नहीं है, प्राइवेटों में भी गड़बड़ी है, लेकिन सरकारी स्कूल मतलब अब बदलाव भी है। ऐसे ऐसे सरकारी शिक्षक और विद्यालय आपको मिलेंगे, चाहे वो कोई शिक्षक हो, मैं यहाँ शिक्षकों का वर्ग का बात नहीं करूंगा, कोई शिक्षक हो 20 साल पहले वाले से लेकर और वर्तमान वाले तक, सब में काम करने वाले लोग हैं और सब में खराब लोग हैं, सब में अच्छे लोग हैं और सब में बहानेबाज लोग भी हैं। और यह बात हर विभाग में भी है, ऐसा नहीं कि कोई विभाग छूटा हुआ। आप उनको प्रोत्साहित तो कीजिए। प्राइवेट स्कूलों में आप देखते होंगे प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो महंगे महंगे सामान खरीदवाते हैं, मेरी बच्चियां भी पढ़ती हैं, और वो ये खरीद के लाओ, ये लाओ। मैं 2 उदाहरण देता हूं। मेरे विद्यालय का छात्र रेहान सुरक्षित शनिवार में हर शनिवार को करवाता हूं, सेफ सैटरडे सरकार की योजना भी है। उस दिन एक निर्धारित विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं और मैं हर शनिवार को बच्चों को एक विषय देता हूं। मेरे स्कूल का रेहान बिना किसी लागत के 0 बजट पर मोबाइल की पुरानी बैटरी, कूट, पुराना तार, इससे उसने जब ट्रेन बनाकर लाया और उसको लाइन से जोड़ने के बाद जब विद्यालय में शिक्षकों के सामने उस ट्रेन को चलाया, नहीं उसकी गुमटी कैसे उठी, अरे वाह। गुमटी से ट्रेन निकली, फिर गुमटी गिरा, 1 रुपये लागत नहीं। मैंने उसे कहा कि जो खर्च होगा मुझसे लो। आपको पता है मैं विद्यालयों में बच्चों को पुरस्कार की राशि अपने वेतन के पैसे से देता रहा। जी बिल्कुल सर। जी, और वो ट्रेन जो चला दिया। अभी शिवम चुनाव है, मतदान के लिए मैंने मतदाता जागरूकता के लिए बच्चों को मोटिवेट किया, पहले मतदान फिर जलपान, और मैंने प्रोजेक्ट दिया। उसने कूट का, तार का, पुराने मोटर्स और पुरानी बैटरी लेकर उसने ईवीएम तैयार किया, इसको दाबते ही पी की आवाज निकलती है। और उसने कहा कि सर ये ऐसा पी की आवाज है कि जो वोट डालेगा
वो 5 साल तक खुशहाल जीवन जी। अद्भुत, तो ये है अद्भुत। तरीका। तो मतलब सरकारी स्कूल में इस बच्चे हैं। तरीके का सोच का विकास आप करा पाए सर, मतलब आप अपने लक्ष्य में पूरी तरीके से आप जीत गए सर। मतलब ये जी, जी, कमाल है सर, ये जी, कमाल है। और सर अभी हमारी सरकारी कई योजनाएं आ रही है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, जी, जी। लेकिन मैंने एक सुना है कि जो अपना मुजफ्फरपुर है, वो एक नवाचार करके हाँ, एक हुआ, नवाचार। उसमें पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे आया है। जी। तो ये नवा एक हाँ, उपलब्धि है एक जी, हमारी। हाँ, नवाचार यानी कि आप नए आइडियाज़ के साथ इसके लिए पूरे देश भर में कार्यक्रम होते हैं। अच्छे नवाचारों को चयनित भी किया जाता है और जिस आइडिया के जिस रचनात्मकता के साथ आप पढ़ा रहे हैं, जो नए आइडियाज़ हैं, क्या आप सोच रहे हैं, उस नवाचार का बड़ा स्थान है और ऐसे शिक्षक हैं, जो अच्छे नवाचारी हैं, नए प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल, शैक्षिक माहौल को बेहतर करने के लिए नवाचारी और ऐसे बहुत सारे लोग कर सर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सही है, अभी हम लोग साथ में हैं, तो इसका मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ना एक सवाल आपसे पूछ लेना चाह रहा जी, हूँ सर। ये कोरोना के बाद जो बच्चे जो अभी मतलब जो स्कूल लेवल पे हैं या फिर मतलब जो कॉलेज लेवल पे हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। हुँ, मोबाइल का एक्सपोज़र हो गया, वो चीज़ें मोबाइल पे आने लगी, ऑनलाइन स्टडीज़ के नाम पे वो सही, एक्सपोज़ हो गए। कई ऐसी चीज़ें थी जिनसे उनका एक्सपोज़र नहीं होना था, वो उनसे भी उनका एक्सपोज़र हो गया। तो अब जो उनकी कंसिस्टेंसी और जो उनका जो मतलब जो टेम्परामेंट है, जो किसी बुक्स पे मतलब वो लगाते थे आधा घंटा 1 घंटा चीज़ों को सही। समझने के लिए, अब उतना समय मतलब वो अपना अटेंशन नहीं बना पाते, उनका अटेंशन टाइम कम हो गया। तो सीखने का जो पोटेंशियल है वो भी कम हो गया। हुँ, सर कोरोना से पहले जो अपने बच्चे थे वो दिन भर लगातार पढ़ते थे और उसकी वजह से जो उनका रिजल्ट है वो बहुत आसानी से कम समय में बन जाता था। लेकिन उसके बाद जो बच्चे आए, ऐसा नहीं है कि बच्चे में शार्पनेस नहीं है या उनमें इंटेलिजेंस की कमी है, लेकिन जिस चीज़ की कमी आ गई है वो आ गई है स्थिरता की, लगातार परिश्रम की। हुँ, और सरकारी नौकरी सही। जो है उसको अगर आपको पाना है तो यहाँ पर आप बहुत ब्रिलियंट नहीं है चलेगा, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ रोज काम करें। हुँ, अगर आप रोज नहीं काम करेंगे तो आप वो सफलता अर्जित नहीं कर सकते, तो इसमें कमी आ गई। आपको क्या लगता है सर, इसका क्या कारण हो रहा है? ठीक बात है। ये कोरोना के बाद कोरोना काल में जो ऑनलाइन चलन, ऑनलाइन जो व्यवहार में आ गया, ये तो बड़ा मुद्दा है। ये तो मुझे लगता है कि यह भारतीय संस्कृति, शैक्षणिक व्यवस्था, व्यक्तिगत चीज़ों को बदलने वाला, नकारात्मक बदलाव वाला एक बड़ा कारण बना है। जी, जी, बिल्कुल। अब बच्चे पहले किताब लेकर बैठते थे, किताबों के साथ बैठते थे। उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, मैथ्स बना रहा है, तो 5 तरीकों से इसको सॉल्व करने का कोशिश करता था। ऐसे नहीं तो वैसे पूछता था। वो अपने आप से लगता था, किताबों, पन्नों, कलमों के बीच उलझा रहता था। अब तो उसके हाथ में मोबाइल है। वो तुरंत देख लिया, आंसर देख लिया, लिखने का अभ्यास छूट गया। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने बच्चों को प्रयोग करवाता हूँ, हर माता-पिता को एक बच्चों की दिनचर्या बननी चाहिए और जी, वो उसके स्टडी टेबल के पास रखना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। और उसमें देखना ये है कि इस दिनचर्या में वो मोबाइल से नहीं, किताब पढ़ने के लिए कितना समय दिया, जी, जी, वो बिल्कुल। शेयर करने का कितना समय दिया। और पेरेंट्स को भी थोड़ा-थोड़ा कभी पन्ने उलट के देखने चाहिए कि इसने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा। अगर वो किताबों से पूरा विमुख हो जाएगा, तो उसके अंदर की साहब इंसानियत खत्म हो जाएगी, जी, कम जी, जी, जाएगी, बिल्कुल। संवेदनाएँ मर जाएगी, फिर वही कल को हमारे लिए सवाल हो जाएगा। तो कोरोना के बाद एक बड़ा चैलेंज है, फिर से किताबों से जोड़ना, फिर से उस किताबों को पढ़ना, रीडिंग डालना। हम लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को एक काम बराबर कराते हैं, वो है राइटिंग लिखना और रीडिंग डालना। आज भी करवाते हैं, ताकि उसकी अभ्यास छूटे नहीं। कहा गया है जिसको बोलना आता हो, जिसके पास अभिव्यक्ति है, उसको परेशानी नहीं होती है। जी, जी, तो बिल्कुल। कोरोना ने अभिव्यक्ति को खत्म किया है। यह प्रयास परिवार स्तर से, अभिभावकों से प्रारंभ हो और उसकी दिनचर्या में फिर से वो हार्ड कॉपी, वो पठन पाठन शुरू होनी चाहिए। ये किताबों का जो जो चलन है ना, वो हम ये हमेशा फैशन में रहेगा। अगर किसी ने इसको ओल्ड फैशन समझ के इसे छोड़ा, तो वो ज्ञान से दूर होता दूर चला हो जाए। जाएगा। हाँ, जो हाँ। उन्होंने अपने लिए जो सफलता का लक्ष्य रखा है, वो उससे दूर होता चला जाएगा। जी। सर, बच्चों के लिए, बच्चों की ही बातें हो रही है। सर, बच्चों के लिए कुछ प्रेरक प्रसंग बताइए ना सर, जो मतलब वो अपने लाइफ में उसे अडॉप्ट करें, उसे शामिल करें जी, और अपना जो उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारण किया है, उसको आसानी से हासिल कर सकें। ठीक बात। मैं अनुशासन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। देखिए, आज के जो बच्चे हैं, मुझे लगता है बच्चे कम, पेरेंट्स ज़्यादा, अपने बच्चों के कपड़ों को
वो कभी ये नहीं देखते कि इसने एक किताब अगर 8वां पढ़ रहा है तो 8वां का गणित खत्म कर लिया तो उसको रिवीजन के लिए प्रेरित करें। लेकिन वो मॉल ले जाते हैं, महंगे दुकानों में जब उनका बच्चा कांधा फटा ठेवना फटा हुआ जींस पहनता है, उनकी बच्चियां जब स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं तो फक्र महसूस करते हैं। कपड़ा पहनना बुरा बात नहीं, मैं यहाँ विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कपड़ों के साथ साथ उसमें संस्कार भरना भी जरूरी है। जी बिल्कुल। शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद गए, आप विद्वान हैं, आप जानते होंगे, मैं केवल याद दिला रहा हूं, तो इनके गेरुए रंग के वस्त्र को देखकर एक अमेरिकन महिला इनका मजाक उड़ाई, इनके करीब आई और बोली कि आदमी बड़ा अजीबो गरीब दिख रहा, बड़ा भद्दा दिख रहा। हम और आप होते तो कुछ और रिएक्ट करते। विवेकानंद का जवाब सुनिए। जब इनके गेरुए रंग के वस्त्र को देखकर अमेरिकन महिला इनका मजाक उड़ाई तो विवेकानंद बड़े विनम्र भाव से उस महिला के पास गए और कहा कि मैडम, आप जिस देश अमेरिका से आती हो वहां टेलर किसी व्यक्ति को जेंटलमैन बनाता है, मगर मैं जिस देश भारत से आता हूं वहां कैरेक्टर किसी व्यक्ति को जेंटलमैन बनाता है। अद्भुत अद्भुत। ये आचरण बनाने की पद्धति हमारे रहन सहन से होती है। आप पहनाए ना, ठीक है, पार्टी फंक्शन में आप जा रहा है बच्चा तो आप पहनाए स्टाइलिश, लेकिन उसको भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों के लिबास से भी ढकने की पूरी कोशिश करें। उसमें सादगी आएगी, संवेदना आएगी, वो अच्छा महसूस करेगा, आत्मविश्वासी होगा, उसके साथ बैठने फक्र महसूस होगा। परिधान कोई बुरा नहीं होता, वो पाश्चात्य शैली के प्रधान हो या संस्कृति के प्रधान हो, लेकिन भारतीय संस्कृति को थोड़ा तवज्जो दे, उसमें संस्कार है और वही अनुशासन है, वहां से बढ़ाएगा। सही बात है, सही बात है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये लगता है ना कि अगर सही तरीके का महंगा कपड़ा नहीं पहना, ब्रांडेड आपके हाथ में घड़ी नहीं हुई, अगर आपका मोबाइल आईफोन नहीं हुआ, तो फिर मैं इस दौर में पीछे छूट जाऊंगा। और इस चीज में इस बात को भूल जाते हैं कि जो फैशन में हमेशा रहेगा वो रहेगा उनका ज्ञान, जो उनका जो समुचित, जो मतलब उन्होंने अपने लिए अध्ययन किया है, जो उनके पर्सनालिटी में इनकलकेट हो गया है, वही पूरी जिंदगी उनके लिए काम करने वाला है। और जब तक ये बात वो समझते हैं तब तक थोड़ी देर हो जाती है और फिर वो कहीं के मतलब अपने आप को स्थापित कर पाने में फिर उनको बहुत मुश्किल होती है। एक प्रसंग है सर, मैंने कहीं पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था कि आज जो जिंदगी है हमारी वो रेलवे के 3rd क्लास का डब्बा बन गया है, जिसमें बहुत भीड़ है एंट्री के लिए। लेकिन जब आप एंट्री करते हैं, किसी तरीके से लड़ झगड़ के एंट्री कर जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको खड़ा होने का जगह मिल जाता है। बहुत सुंदर। थोड़ा देर आपने और समय बिताया तो आपको ना मतलब बैठने के लिए भी कोई आपको जगह दे देता है। और अगर 1 आध घंटा आपने और बिठा दिया तो मैंने सर इस 3rd क्लास के डब्बे में लोगों को सो के आते हुए भी देखा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रसंग। तो अगर आप मतलब किसी भी लक्ष्य का अगर निर्धारण करते हैं तो आपको समय वहां पे डिवोट करना पड़ेगा। अगर आप समय वहां पे देते हैं तो आप यकीन मानिए आपको आपके लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता। एकदम सही सर। समय मैंने आपसे जितना लिया था और आप समय के बहुत पाबंद है, तो जो समय इशारा कर रहा है कि आप ये प्रोग्राम का खात्मा किया जाए, मतलब हम लोग एंड टाइम पे आ रहे हैं, तो इस मौका का भी फायदा उठाते हुए सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर 2-3 लाइन सर मतलब एकदम ताबड़तोड़ बताइए जो ये बच्चों के लिए ना एक प्रेरक माध्यम बन जाए कि हमें ये करना है और ये करके तो सफलता अर्जित करनी है। खास करके जो मेरे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, बिल्कुल, उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि आज इस बात को ना एकदम गांठ बांध के अपने साथ रख लेते हैं और इसका पुरजोर पालन करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। सही बात। मैं सभी बच्चों के लिए, खासकर दक्ष के उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए कहता हूं, भाई साहब, नौकरी का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत मेहनत और मेहनत के साथ आत्मविश्वास। और जब लगता हो आपको कि आपका मेहनत आपसे अलग हो रहा हो, तब एक चीज याद कर लेना कि अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो इस जीवन में इतने धक्के मारेंगे लोग, इतने नाकारे हो जाओगे कि कोई पूछेगा नहीं, कोई चाहेगा नहीं। यहां भीड़ है और इस भीड़ में अपने रास्ते बनाने के लिए अपने लक्ष्य को साधना है। याद करना, तब वो दिन जब कि कपड़े के लिए, अच्छे भोजन के लिए या फिर पिता के संघर्ष के वो टूटी पतली चप्पल घिसी हुई, वो दिन जो गुजरे होंगे
अगर तुम्हारे अच्छे दिन नहीं गुजरे हों तो वो उदाहरण याद कर लेना कि वो गुजरते कैसे होंगे, और तब डर लगेगा, और उस डर को सहज कर रखना वही कामयाबी दिलाएगी। और डरना जरूरी है। अगर आराम करते हुए, कमरे में आराम करते हो, अगर कमरे में आराम करता हो बच्चा, तो उस कमरों से सीखो जिस तकिए पर तुम मस्तक रखते हो। वो तकिया संदेश देता है कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा सर ऊंचा हो। वो दीवार पर टना हुआ कैलेंडर वो चीख चीख के कहता है कि समय बदल रहा है, तुम कब बदलोगे। अरे वाह। वो चादर जिस पर तुम सोते हो, वो चादर मैसेज देता है कि सोने से पहले तुम मुझे झाड़ते हो। अपने भीतर का अवगुण और अपनी कमजोरी कब झाड़ कर बाहर करोगे। वो दरवाजा मैसेज देता है कि बाहर निकलो, दक्ष जैसे संस्थान तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है, वहां जुड़ो, आज नहीं तो कभी नहीं। मैं फिर दोहराता हूं कि अगर कामयाबी मिलने में कोई दिक्कत है तो संभल जाओ, अन्यथा सड़क पर आओगे। और सड़क के व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है, ठोकर मारता है, ठोकर मारकर यहां से वहां भेजता है। अगर ठोकर खाने तो और बात, सफल होना है तो दक्ष और संदीप जी और अपने कामों को संयोजित नियोजित करो, सफलता मिलेगी। अद्भुत, अद्भुत, क्या कमाल के शब्दों में सर ने ये प्रेरक प्रसंग रखा है बच्चों के लिए। बच्चों सीख जाओ। अक्सर मैं भी आपसे क्लास में बोलता हूँ कि देखो, तुम्हें जब तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में को ज्वाइन करते हो, वहां पे तुम आके ना फ्री में नहीं लेके जाते, कोई टीचर तुम पे एहसान नहीं कर रहा, तुम इसके लिए पैसे खर्च कर रहे हो। तुमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारे माता पिता कैसे अपने हार्ड अर्न मनी को तुम पे खर्च कर रहे हैं, तुम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तुम इसका एक एक पैसा का सही सही हिसाब दोगे, पूरा ताकत लगा दो, पूरा जोर लगा दो और हासिल करो जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। आज तक मैंने एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जो लगा हुआ हो और उसका रिजल्ट नहीं बना हो। उसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आता जो बीच में छोड़ जाता है। खास करके मैं लड़कियों के लिए कहना चाहता हूं, बच्चा, आपको लड़कों के मुकाबले कम जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये हमारा सामाजिक ढांचा ही कुछ इस तरीके का है, कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना, इसका पूरा पूरा एक्सप्लॉइटेशन करो और अपना लक्ष्य को भेदो, निकालो, बन जाओ अर्जुन। और जब तक तुम अपना लक्ष्य नहीं साध लेते तब तक रुको नहीं। जानते हो बच्चा, तुम्हारे एक सफल होने से हजारों लड़कियों के लिए रास्ता निकल जाएगा। मजा आ गया। मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ सर, थोड़ा भावुक होकर कुछ ज्यादा भी बोल दिया। तो सर, आज मेरे पास शब्द नहीं है जो जिस तरीके की बातचीत हम लोग कर पाए। मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूं। आज यकीनन आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। किसी भी तरीके का अगर आपके पास सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उस सवाल का आपको जवाब मिलेगा। मैं सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उन सवाल का जवाब दे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सर और आए और आपके उन तमाम सवालों का जवाब दे। इसी के साथ ये कहने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन समय की बाध्यता है और सर का अनुशासन। सर ने 1 घंटे का समय दिया है और इस 1 घंटे में आज जो कमाल की बातचीत हुई है हमारी, ये दर्शकों आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो कंप्लीटली आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।